आप सोचिएगा कि जैसे मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है, हमने क्या करा कि स्विमिंग पूल का जो पानी है वो पूरी तरीके से क्वाइट होता है, शांत होता है। तो हमने क्या करा, पत्थर लिया और पत्थर लेकर एक छोटा सा कोई पत्थर लिया, स्विमिंग पूल में फेंक दिया। स्विमिंग पूल में जब पत्थर गिरेगा तो जैसे ही वो गिरेगा तो आप देखेंगे कि छोटे 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 रिपल्स बनने शुरू हो जाएंगे उसमें, मतलब ऐसा लगेगा जैसे छोटी छोटी वेव्स उसमें ऐसे ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वो क्या है कि वो जो पानी है, पानी में कोई नई चीज़ पैदा नहीं हो गई, पानी में बस वाइब्रेशंस पैदा हो गए। इसी तरह से जो एटमॉस्फेयर में अगर वाइब्रेशंस पैदा हो जाएं तो हम ये कहेंगे कि उसी को हम वेव्स बोलते हैं। तो मान लीजिए लाइट है और लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है, या अगर कोई भी चीज़ है उसके ऊपर अगर लाइट पड़ रही है तब मैं उस चीज़ को देख सकता हूँ, नहीं तो मैं देख नहीं सकता, ठीक है। तो होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रखा रहेगा पूरा, आप सोचिए कि रूम के अंदर हमने बिल्कुल अंधेरा कर रखा है, उसमें लाइट का एक छोटा सा पार्टिकल भी नहीं है, तो लाइट की एंट्री की जगह ही नहीं है किसी रूम में, तो अंधेरा है बिल्कुल। अब उस अंधेरे में कोई भी चीज़ रखी हुई है तो मैं देख ही नहीं सकता उसको, मतलब अगर मान लीजिए सेम रूम है, सेम रूम के अंदर अंधेरा हो जाता है तो हम एक दूसरे को नहीं देख सकते, और सेम रूम के अंदर अगर रोशनी हो जाती है तो हम आराम से एक दूसरे को देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइट है कि जो लाइट है, लाइट में क्या होगा कि लाइट जो है, लाइट का एक वेव नेचर होता है। तो हमने ये कहा है कि जब लाइट किसी एक ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके जब वापस आएगी तो हम ये कहते हैं कि तभी कोई ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस, वी डिटेक्ट लाइट विद अवर आइज। हम अपनी आंखों से ही लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहीं पर भी लाइट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप नोट करें, लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच light enables us to see objects from which it comes or from which it comes or from which it is reflected. It is reflected. तो कोई भी आप समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई टेबल है, कोई चेयर है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट पर हमने कोई ट्यूबलाइट ऑन कर दी या सनलाइट आकर उस ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करा, तो सनलाइट या कोई भी लाइट अगर उस ऑब्जेक्ट पर आकर स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने के बाद वो लाइट वहाँ पर पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि उस पर गिरना और टकरा कर फिर वापस आना, ठीक है। तो उस पर लाइट स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके फिर वापस आएगी, कहाँ तक पहुँचेगी, हमारी आंखों तक आएगी, तब हम उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं तो बिना लाइट के हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद आप नोट करें, द ऑब्जेक्ट्स लाइक sun, stars, electric bulb, tube light, the objects like sun, stars, electric bulb, tube light, torch, candle, tube light, torch, candle, and fire, etc. Which emit their own light, which emit
which emit their own light are called luminous objects. are called luminous objects. Are called luminous objects. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे सन है, तो सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके अंदर खूब लाइट होती है, तो सन अपनी ही लाइट को एमिट करता है एटमॉस्फेयर में। तो सन हो गया, स्टार्स हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बल्ब होता है तो बल्ब के अंदर खुद के अंदर अपनी ही लाइट होती है, तो अपनी ही लाइट को वो एमिट करता है। ट्यूबलाइट अपनी ही लाइट को एमिट करती है, टॉर्च अपनी लाइट को एमिट करती है, ऐसी कैंडल, फायर। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सब ऑब्जेक्ट्स के अंदर खुद की ही लाइट होती है, ये उसी लाइट को एमिट करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट को ही लगातार एमिट करते हैं, हम उन ऑब्जेक्ट्स को बोल देते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और इसी तरीके से दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वो क्या होता है कि उनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती। तो नोट करेंगे, दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्व्स, those objects which do not emit light themselves, but only reflect the light which falls on them, reflects the light which falls on them, are called non-luminous objects. Are called non-luminous objects. Example: a flower, chair, table, book, trees, etc. सर नॉन ल्यूमिनस का एग्जांपल मून हो सकता है? मून हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। फ्लावर, चेयर, टेबल, बुक, मून, एटसेट्रा। मून की खुद की तो एनर्जी होती नहीं, खुद की तो लाइट होती नहीं है मून की। जो सन से जो उसको लाइट मिलती है वो उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करके हम तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जिस भी ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट नहीं होती, दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट वो एमिट करता है हम तक। अब किस तरीके से करेगा देखिएगा। ये ना एक ऐसा एग्जांपल है लाइट का कि जैसे मान लीजिए ये सामने हमारे ना एक वॉल है कोई, ये जो पीछे से ऐसा ये जो पीछे निशान बनाए हैं इसका मतलब क्या है, ये समझ लीजिए कि ये वॉल का सॉलिड वाला पोर्शन है पीछे की तरफ, और इधर ये फ्रंट पे जो वॉल का प्लेन पोर्शन है वो मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने बॉल को लिया और बॉल को लेकर ऐसे फेंक दिया, है ना, तो वो बॉल इस पर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके इस पर लगकर टकरा कर और फिर वापस आ जाएगी। तो किसी भी चीज़ का किसी एक ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करना, लगना और टकरा के वापस आ जाना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ समथिंग। तो हमने कोई चीज़ ली और किसी चीज़ को ऐसे फेंक दिया कहीं पर, तो वो टकरा कर सामने किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर टकरा कर और फिर जब वापस आएगी तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जरूरी नहीं है वो लाइट हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि जो लाइट है, लाइट भी यही वाला प्रिंसिपल फॉलो करेगी कि लाइट को अगर हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करवाते हैं तो वो स्ट्राइक करके वापस आ सकती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या हो, कि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट ग्लास हो,
ग्लास का मतलब क्या है कि ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट ग्लास है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो क्या लाइट तब भी टकरा के वापस आएगी? तो लाइट की हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हमने ग्लास ले लिया, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लिया, तो उस पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकेंगे, मान लीजिए कोई बॉल है, तो वो जो बॉल है वो बॉल उस पर टकराकर, कांच पर टकराकर वो बॉल तो वापस आ जाएगी, ठीक है। मतलब कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो कांच थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा नहीं है कांच ही कमज़ोर है वो कांच ही टूट जाए। तो कांच थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वो बॉल तो वापस आ जाएगी टकराकर, यानी कि बॉल तो रिफ्लेक्ट बैक होगी। लेकिन लाइट की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस कर जाती है, आर पार निकल जाती है। तो लाइट का टकरा के वापस आना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, और लाइट का किसी ऑब्जेक्ट में से आर पार निकल जाना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ये बेसिक अंतर है। रिफ्लेक्शन में लाइट टकरा के वापस आती है और रिफ्रैक्शन में आर पार निकल जाती है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, आप ये देखिए फ्लावर है, तो फ्लावर ट्रांसपेरेंट तो नहीं है ना, तो फ्लावर पर लाइट टकराएगी और टकरा कर वापस आ जाएगी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इस पर लाइट टकराई, टकरा कर वापस आ गई, तभी मैं फ्लावर को देख पा रहा हूँ। चेयर, ये भी एक कांच की तो है नहीं, चेयर भी मतलब प्लास्टिक की, वुड की या आयरन की किसी चीज़ की बनी हुई है। तो चेयर पर लाइट टकराई, टकरा कर वापस आ गई, तब हम उसको देख पा रहे हैं। ऐसी टेबल, बुक, मून, इन पर लाइट टकराती है और टकराकर ऑब्जर्वर यानी जो उसको देख रहा है उसकी आंखों तक वापस आती है। तो ऐसे में जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसकी खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है। यहाँ तक बताइए जी, क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं? समझ गए? चलिए जी, तो अब इसके बाद लाइट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में नोट करें, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज process of sending back the light rays which fall on the surface of an object the process of sending back the light rays which fall on the process of sending back the light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light. Is called reflection of light.
ये मिरर है, ये मिरर इस तरीके से रखा हुआ है। ये मिरर है एक। अब हमने क्या करा कि इस मिरर पर, यहाँ पर हमने क्या करा, एक लाइट स्ट्राइक करवा दी, लाइट रे, एक लाइट रे ऐसे स्ट्राइक करी इस पर। तो जो लाइट रे स्ट्राइक करती है ना किसी भी मिरर पर, जब लाइट रे को स्ट्राइक करती है तो अच्छा इसको लिख लीजिए आप प्लेन मिरर, क्योंकि मिरर भी जो है वो कर्व्ड मिरर भी होते हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, उस पर आएंगे अभी। तो ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर पर जो लाइट रे ऐसे स्ट्राइक करेगी इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे ये हो गई, रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, ठीक है। तो मिरर हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद आप नोट करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट है तो कौन सा होता है? हाँ, नोट करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, लिखिएगा। देयर आर two laws of reflection. There are two laws of reflection of light. पहले लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the incident ray, according to this law, the incident ray the refracted ray the incident ray, the reflected ray and the normal to the point of incidence. According to this law, the incident ray, the reflected ray and the normal to the point of incidence all lie in the same plane. All lie in the same plane. उसके बाद सेकंड लिखेंगे। सर एनसीईआरटी में ये सेकंड लॉ दे रखा है रिफ्लेक्शन। वो कोई बात नहीं, आप मतलब फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ किसी को भी लिखें, मतलब उसका कोई ऐसा रूल नहीं है। जैसे इसमें था ना आपका 9th क्लास में जो आपने देखा था मोशन में, तो 3 इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वहाँ पर तो फर्स्ट को फर्स्ट ही कहते थे, सेकंड को सेकंड ही। यहाँ पर ये 2 लॉज हैं, तो किसी को भी फर्स्ट बोल दीजिए, किसी को भी सेकंड बोल दीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
ठीक है। ओके सर। तो यहाँ सेकंड लिखेंगे, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में लिखे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ according to this law, the angle of incidence is always equal to the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है। अब यहाँ पर इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ क्या है ये अभी देखते हैं। हमने कहा कि जैसे यहाँ पर अपने मिरर बनाया था, तो ये मिरर ऐसा था, आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, तो ये सामने से हम देख रहे हैं तो ये मिरर है। अच्छा, इसी को अगर हम ऐसे साइड से देखने लगे तो हम ये कहेंगे यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, टकरा के ऐसे रिफ्लेक्टेड रे वापस आ रही है। तो प्लेन मिरर को ऐसे सामने से सीधा ना बनाकर मैंने उसका साइड व्यू लिया है, ठीक है। प्लेन मिरर को मैंने ऐसे साइड में रखा है, ऐसे रखा हुआ है। तो आप ये देखिएगा कि प्लेन मिरर को बार बार इस तरीके का नहीं बनाना। आपको क्या करना है, आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि प्लेन मिरर को आपने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आप ये दिखा देंगे कि ये जो इसकी बैक साइड है ये पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड मतलब ये है कि इसके पीछे किसी भी कलर का, जनरली सिल्वर कलर कोटेड विद रेडिश ब्राउन कलर, वो वाला कलर जो है वो पीछे की तरफ वो रखा होता है किसी भी ग्लास पर। वही ग्लास जो है शीशे की तरह यानी कि दर्पण की तरह बिहेव करने लगता है, जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। तो अब आप ये सोचिएगा कि जैसे ये हो गया हमारा प्लेन मिरर, इसको बोलेंगे प्लेन मिरर। अब यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट आती है, ऐसे ऐसे आई एक रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट ने ऐसे स्ट्राइक करा यहाँ पर, ठीक है। तो जो ये रे ऑफ लाइट आई इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर इसने स्ट्राइक करा इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इस पर एक परपेंडिकुलर बना लेंगे। हम किसी भी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन यानी कि 90 डिग्री वाली लाइन बना सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ करी। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर पूरा जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा एंगल है सिर्फ इस डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है ये इस प्लेन मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस वाली रे को, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। जो परपेंडिकुलर रे होती है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो ये इंसिडेंट रे यहाँ पर टकराई, टकरा कर रिफ्लेक्ट करके ऐसे चली गई, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या होता है कि ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको हम बोल देते हैं आई। आई इज फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको हम बोल देते हैं आर, ठीक है। तो जो ये सेकंड लॉ है ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एज पर दिस लॉ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होता है। बताइए जी, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल यानी कि ये जो लाइट, ये जो नॉर्मल लाइन है ना, ये इस सरफेस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। समझ गया ना, ये वाला जो सिंबल होता है ये 90 डिग्री के एंगल का होता है, ठीक। और नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाए दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाए दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो पहला लॉ है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
the incident ray, the reflected ray and the normal to the point of incidence all lie in the same plane. मतलब ये जो तीनों चीज़ें हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों किसी एक पॉइंट पर होने चाहिए और उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. समझ गए. और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने लायक वो क्या है, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ऑल लाई इन द सेम प्लेन का मतलब क्या है कि यहाँ पर मेरे पास प्लेन क्या है, यहाँ पर प्लेन है ये वाइट बोर्ड, ठीक है. आप जो अपनी नोटबुक में बना रहे हो प्लेन क्या है, आपकी नोटबुक, ठीक है. तो तीनों ही रेज को आप नोटबुक पर बना पा रहे हो ना, ठीक है. तो इसका मतलब आपकी इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन में लाई कर रही है, इसी वाइट बोर्ड पर लाई कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी वाइट बोर्ड पर है और नॉर्मल भी इसी वाइट बोर्ड पर है. समझ गए. कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसी तो नहीं है जो इस वाइट बोर्ड से निकल के बाहर आ रही हो या इस वाइट बोर्ड के अंदर जा रही हो, ऐसा नहीं है. ठीक. तो ये जो चीज़ है ये 3 डायमेंशनल वाली चीज़ है कि 3D में अगर कोई चीज़ होती है तो उसको हम ये बोल देते हैं कि भाई वहाँ पर तो हमारा एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस हो सकता है. तो यहाँ पर क्या है कि इंसिडेंट रे भी इधर ही इसी प्लेन पर मैं बना पा रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन पर बना पा रहा हूँ और नॉर्मल भी इसी प्लेन पर बना पा रहा हूँ. इसका मतलब है कि दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है. और सेकंड लॉ तो आप समझ ही गए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस एंगल पर लाइट रे स्ट्राइक करेगी उसी एंगल पर टकरा कर वापस आएगी. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं. ठीक है. इसके बाद जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के भी 2 टाइप्स होते हैं. तो 2 टाइप्स आप नोट करेंगे. लिखिएगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूं. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में नोट करिएगा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन.
there are two types of reflection. There are two types of reflection. First, a regular reflection. There are two types of reflection. तो first है regular reflection. Regular reflection क्या होता है? नोट करें. The regular reflection of light the regular reflection of light the regular reflection of light is a reflection. The regular reflection of light is a reflection in which a parallel beam of incident light in which a parallel beam of incident light the regular reflection of light is a reflection in which a parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction. Is reflected as a parallel beam in one direction. It occurs from smooth surfaces. It occurs from smooth surfaces like that of a plane mirror, like that of a plane mirror, like that of a plane mirror, or highly polished metal surfaces, or highly polished metal surfaces. It occurs from smooth surfaces like that of a plane mirror or highly polished metal surfaces. ठीक है, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. रेगुलर रिफ्लेक्शन का आप डायग्राम बनाकर दिखाइए यहाँ पर. ये हमारा एक प्लेन मिरर हो गया या बहुत हाईली पॉलिश्ड एक मेटल सरफेस हो गया जो बहुत स्मूथ है. ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है किसी भी तरीके से. तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे आई, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे आई, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे आई. मतलब तीनों लाइट रेज जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं. ठीक है, तो टकराने के बाद क्या होगा कि ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई. तो इसका मतलब क्या है कि जब ये इंसिडेंट रेज, ये जो इंसिडेंट रेज आई थी, तो इंसिडेंट रेज जो हैं ये आपस में पैरेलल थी. तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये रिफ्लेक्टेड रेज भी आपस में पैरेलल होंगी. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पैरेलल बीम of incident light. यहां लिखें parallel beam
पैरेलल बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, पैरेलल बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इंसिडेंट लाइट जो है वो अगर इंसिडेंट लाइट रेज अगर आपस में पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है वो भी आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन तो एक टाइप हो गई रिफ्लेक्शन की, दूसरी टाइप होती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वो अंतर आप अपने आप समझ जाएंगे। उसमें क्या होगा कि इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट जो हैं वो भले ही पैरेलल हों लेकिन जो रिफ्लेक्ट होकर आएंगी वो पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, तो ये अंतर होगा उसमें। तो आप सेम होगा नहीं होगा? एंगल, कौन सा एंगल? ये सर आपका इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो अलग अलग रेज के लिए तो इक्वल होगा, अलग अलग रेज के लिए तो इक्वल होगा, लेकिन जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका और इसका, इन तीनों के एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इक्वल है। उन तीनों के एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अलग होंगे। कैसे होंगे देखिए, देखो सेकंड है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर और डिफ्यूज irregular or diffuse reflection। इसमें लिखें इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कॉमा a parallel beam of incident light in diffuse reflection, a parallel beam of incident light is reflected in different directions, is reflected in different directions। In diffuse reflection, a parallel beam of incident light is reflected in different directions it occurs from rough surfaces। It occurs from rough surfaces। अब क्या है, हमने एक ऐसी सरफेस बना ली जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, अब इसके पीछे का पोर्शन भले ही पॉलिश्ड हो, खैर पीछे का पोर्शन तो पॉलिश करना ही पड़ेगा, नहीं तो लाइट आर पार निकल जाएगी, रिफ्लेक्शन ना होकर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो हमें तो रिफ्लेक्शन करना है। तो क्या होगा, देखिए एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करे ऐसे, तो जब ये स्ट्राइक कैसे करेगी तो ये ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। दूसरी रे ऑफ लाइट जो इस रे ऑफ लाइट के पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ पर तो सरफेस थोड़ी गहरी थी, यहाँ पर हो सकता है सरफेस थोड़ी उभरी हुई हो, तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सिर्फ इस पॉइंट की बात करी जाए, तो इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस रे का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो इक्वल होगा। इसी सिर्फ इस पॉइंट की बात करी जाए तो इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस रे का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो इक्वल होगा,
क्योंकि रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो एक पॉइंट पर लागू होता है, एक पॉइंट पर, कोई सरफेस पर लागू नहीं होता। तो हम ये कहेंगे इस पॉइंट पर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल हुआ। वो बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे ही तीसरी रे ऑफ लाइट, ये दोनों रेज आपस में पैरेलल थी, तीसरी भी पैरेलल बना दी हमने। वो तीसरी जो है वो तीसरी ऐसे चली गई। तो हम ये कहेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज का कोई पैरेलल पैटर्न ही नहीं है। तो इंसिडेंट रे भले ही पैरेलल हो आपस में, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे जब पैरेलल नहीं होती तो हम ये कहते हैं कि ऐसे रिफ्लेक्शन को कहा जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप पैरेलल रेज ऑफ लाइट या पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, कुछ भी लिख सकते हैं। पैरेलल रेज ऑफ लाइट और यहां पर लिखेंगे लाइट रेज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। लाइट रेज reflected in light rays reflected in different directions. Light rays reflected in different directions. ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? आर्या, कुशाग्र, राजसी, विहान, विनायक समझ गए? चलिए जी, ठीक है। इसके बाद नोट करिएगा, नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे। अगर स्कूल में चैप्टर चल रहा होगा तो आपने ना ये देखा होगा कि जैसे हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जिसको भी हम मिरर के सामने रख दें वो ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपना चेहरा देखते हैं मिरर में तो हमने ये कहा कि मिरर के आगे हम खुद खड़े हो गए तो हम ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, और फिर मिरर के अंदर जो हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है वो हमारी इमेज है। ठीक, हम इस तरीके से कहते हैं। तो अब आप ये कहिएगा कि मोबाइल फ़ोन लेकर घूमते हैं, मोबाइल फ़ोन में कैमरा भी है, तो हम कैमरे से अपनी फ़ोटो खींचते हैं, वो फ़ोटो में भी तो हमें दिखाई देते हैं, तो वो भी इमेज है। ठीक है, मिरर में जो हम खुद को देख रहे हैं वो भी इमेज है। तो एक इमेज हाँ, वर्चुअल इमेज, मैं वही समझा रहा हूँ। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है, दो तरीके की इमेजेस होती हैं, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। जो वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज सिर्फ और सिर्फ तब तक रहती है जब तक हम उस स्क्रीन के सामने हैं। अब अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर हमारे लिए एक स्क्रीन हो गई। ठीक है, तो जब तक हम प्लेन मिरर के सामने हैं तब तक तो हमारी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, हॉरर फिल्मों की बातें छोड़ दो, तो नॉर्मल कंडीशंस में तो क्या होता है कि हम सामने से हटे तो हमारी इमेज भी हट गई। हर एक हॉरर फिल्म में सीन होता है ना ऐसा, हीरो या हीरोइन जाता है वॉशरूम में, अपना चेहरा धोने लगता है और फिर चेहरा धोते हुए वो थोड़ा झुक जाता है, ऐसे करके धोता है तो वो सामने भूत का चेहरा बना रहता है। ठीक है, या फिर उसने तो वो तो झुक गया ऐसे, लेकिन वो उसकी जो इमेज है वो नहीं झुकी, इमेज वहीं पर, और इमेज ने हंसना और शुरू कर दिया। तो जो देखने वाले ऑडियंस हैं बेचारे डर जाते हैं, यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, कभी पीछे से कोई आ जाता है पकड़ लेता है, तो जो देखने वाले हैं वो भी डरते हैं, वो बेचारा वो भी डर जाता है। तो खैर कायदा तो ये कहता है कि जब तक हम मिरर के सामने खड़े रहते हैं तब तक हमारी इमेज भी रहती है, हमारे हटते ही इमेज भी हट जाती है। लेकिन जब हमने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से या किसी भी कैमरे से हमने फ़ोटो खींच ली किसी की, तो वो फ़ोटो तो वहाँ पर है, अब आप हट भी गए वहाँ पर तो दिखाइए कैसी कैसी फ़ोटो आई है, तो देखते हैं ना उसमें, नहीं ये फ़ोटो मेरी ठीक नहीं आ रही, एक बार दोबारा लियो, इसमें मेरी आँखें बंद हो गई। ठीक है, इसमें मेरी आँख छोटी आ रही है। तो ये जो चीज़ है ये है हमारी रियल इमेज। रियल इमेज की डेफिनेशन ये होती है कि एनी इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, हमने कैमरे से एक फ़ोटो खींची, फ़ोटो खींचने के बाद में हमने कहा इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, बड़ी अच्छी फ़ोटो है, फ्रेम करवा के घर में टांगेंगे। ठीक, तो वो हमारी क्या हो गई, वो हो गई रियल इमेज। हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म में जो फिल्म स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स को हम बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं, तो जो वो फिल्म स्टार्स हैं वो मर भी जाएँ
हमने आज कोई फिल्म देखी, आज से 50 साल बाद भी हम वो फिल्म देख सकते हैं। तो अगर कोई एक्टर वहाँ पर है या नहीं है, तो उसकी फिल्में आप सब जगह देखते हैं लोग। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, जितनी भी इमेजेस हैं स्क्रीन पर जो हम देखते हैं, चाहे फिर वो मूवी की इमेज हो, मूवी की इमेज को भी तो वीडियो बोल देते हैं, चाहे फिर वो स्टिल इमेज हो, स्टिल इमेज को हम पिक्चर बोल देते हैं, पिक्चर या फोटो ये बोल देते हैं। तो जो मूविंग इमेज हो या स्टिल इमेज हो, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, एंड एन इमेज विच रिमेन्स ऑन द स्क्रीन एज लॉन्ग एज ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन फ्रंट ऑफ देम, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। कि जब तक ऑब्जेक्ट सामने रहेगा तब तक जो इमेज है उसको तो वर्चुअल इमेज बोलेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट हट भी जाए तो भी वो इमेज वहाँ पर बनी रहे तो हम उसको बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, तो आप नेक्स्ट नोट करेंगे रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस एंड virtual images। इसमें लिखेंगे द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन the image which can be obtained on a screen is called a real image, which can be obtained on a screen is called the image which can be obtained on a screen is called a real image. The images formed on a cinema screen the images formed on a the images formed on a cinema screen is an example of real image, is an example of real images। The image which cannot be obtained on a screen the image which cannot be obtained the image which cannot be obtained on a screen is called a virtual image। Is called a virtual image, full stop। A virtual image can be seen only virtual image can be seen only by looking into a mirror or lens। By looking into a mirror or lens। लेंस के बजाय कॉन्वेक्स मिरर भी बोल सकते हैं। अभी आ रहा हूँ मैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव पर अभी आ रहा हूँ। फिलहाल आप ये सोचिए कि जैसे मैं मिरर की बात करूँ या लेंस की बात करूँ, तो मिरर में देखूँ या लेंस में देखूँ, उसमें जो इमेज हमको दिखाई देती है वो जो तब तक रहे जब तक ऑब्जेक्ट सामने रहता है उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के अलग अलग रूल्स हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास वर्चुअल इमेज है या हमेशा हमारे पास रियल इमेज है। जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में हमारे पास रियल इमेज भी आती है, वर्चुअल इमेज भी आती है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है। वो क्यों बनती है, कैसे बनती है, वो आपसे मैं डिस्कस करूँगा अभी। ठीक है,
समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उसके बाद नोट करें द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर of our face in a plane mirror, the image of our face in a plane mirror is an example of virtual image. Is an example of virtual image. Is an example of virtual image. ठीक है। इसके बाद ये देखिएगा कि एक चीज़ जब आप इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ेंगे तो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स में ना एक चीज़ ये देखी जाएगी कि जो भी वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है। सीधी का मतलब इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब ये है कि अगर मैं मिरर में खुद को देखूंगा तो जैसा मैं हूँ मैं सीधा का सीधा वैसे ही दिखाई दूंगा, मैं ऐसे उल्टा नहीं दिखाई दूंगा। ठीक है। हाँ, तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है। और जो रियल इमेज होती है, रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, मतलब सर नीचे और पैर ऊपर, ऐसे। समझ रहे हैं? तो क्या होता है कि जो छोटा बच्चा होता है, अभी बच्चा पैदा हुआ है, तो वो जब हम उसको कुछ भी खिलाते हैं, देखते हैं, तो क्या होता है, ये छोटा बच्चा ना लगातार हमको देखता रहता है, बड़ी अजीब नज़रों से देखता रहता है कि ये मैं बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें देख रहा हूँ। ठीक है। फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने, 4 महीने बाद जब थोड़ा थोड़ा उसको समझ आनी शुरू होती है, तब वो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, मुस्कुराना शुरू करेगा। ठीक है, थोड़ा मतलब देखेगा, आप इधर से आवाज़ लगाओगे तो वो इधर देखेगा, आप इधर आवाज़ लगाओगे तो उधर देखेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में धीरे 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 बच्चे का माइंड डेवलप हो रहा होता है। हमारा जो रेटिना है, जो हमारी आँख है, आँख के अंदर जो रेटिना होता है, रेटिना एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पर इमेज बनती है। ठीक है। तो जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं, ठीक है, तो हम जो एक दूसरे को देखते हैं तो हम एक दूसरे की रियल इमेज देख रहे हैं। ठीक है, रियल इमेज ही है। क्यों? क्योंकि आप रियल में हो, आपकी कोई इमेज नहीं, आप रियल में हो, सामने बैठे हुए हो। तो ये जो हम सामने देखते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, वो रियल इमेज होती है। और रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। 2-3 महीने तक जब लगातार इंटरप्रेट करता रहता है एक छोटा बच्चा और उसका माइंड धीरे 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 डेवलप करता रहता है, तब माइंड जो है उस उल्टी इमेज को सीधा इंटरप्रेट करना शुरू करता है। तो जो हमारा रेटिना है, रेटिना पर तो इमेज हमेशा उल्टी ही बनती है, थ्रू आउट अवर लाइफ उल्टी ही बनती रहती है। ठीक है। लेकिन जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स की धीरे 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 ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है कि वो उस उल्टी चीज़ को सीधा देखने लगते हैं। इसी तरीके से अगर कोई उल्टी चीज़ हो, तो एक्चुअल में वो हमारे रेटिना पर एक्चुअल में वो सीधी इमेज बन रही है उसकी। ठीक है, क्योंकि उसने उस उल्टे को उल्टा कर दिया, उल्टे को उल्टा कर दो तो सीधा बन जाता है ना। तो हमेशा याद रहे कि जो रियल इमेज होती है, रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। और जो वर्चुअल इमेज यानी कि जो नकली इमेज होती है, वर्चुअल को हम नकली बोल देते हैं, रियल को असली बोल देते हैं। नकली का मतलब क्या है? जब तक ऑब्जेक्ट है तब तक इमेज है, ऑब्जेक्ट गायब, इमेज भी गायब। ठीक है। तो जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा इरेक्ट होगी और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। ठीक है। फोटो क्लिक करते हैं तो सर वो अपसाइड डाउन तो नहीं होगी इसमें फोन से हमने फोटो क्लिक की तो सर वो अपसाइड डाउन तो नहीं होगी सर? हाँ, वो अपसाइड डाउन नहीं होती क्योंकि उसमें वो प्रोसेसिंग उसके प्रोसेसर में करी जाती है। ठीक है ना। तो वो चीज़ हमेशा जो है वो प्रोसेस करी जाती है। हमारा माइंड जैसे प्रोसेस करता है ऐसे फोन उसको प्रोसेस करता है। ठीक है। तो इतना कर लीजिए आज, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके।